हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये कोई न्यूज चैनल पे या किसी ब्लॉग में या न्यूज़पेपर्स में अवश्य पढ़ा होगा। बट बहुत बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम जान तो लेते हैं कि आरबीआई ने आज 25 बेसिस पॉइंट रिवर्स रेपो रेट कट किया या 90 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट को कट किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब एक्चुअल में 90 बेसिस पॉइंट्स का कट रेपो रेट में हुआ है तो एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फिर जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है ये बहुत से लोग नहीं जान पाते। इसीलिए हम आज इस वीडियो के जरिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और उसका होने वाला इफेक्ट जो है लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन के ऊपर और जीडीपी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, ये सब चीजों का एक स्टडी करेंगे। सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही आरबीआई के कुछ हथियार नहीं है दोस्तों, जिसके तहत वो इकोनॉमी को मॉनिटर करते हैं। सीआरआर और एसएलआर भी कुछ ऐसे फिगर्स है जो हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के हिसाब से। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम आपके सामने आज इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था एक व्यूअर ने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के ऊपर में एक एग्जॉस्टिव स्टडी की जाए और उसका एक रिपोर्ट, उसका एक विश्लेषण करके बताया जाए। इसी तरह फ्रेंड्स, आप भी जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखें। और हम लर्न एंड अर्न सीरीज का भी एक अहम एपिसोड शूट करने वाले हैं कल, जिसपे कि हम हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और इस चैनल में पोस्ट करेंगे। तो आप लर्न एंड अर्न सीरीज को भी फॉलो करिए। साथ ही हमने कल एक स्टॉक एनालिसिस किया था अजंता फार्मा और बाकी फार्मा सेक्टर की कंपनीज का। अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो आप जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका भी एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाए इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी डालें। हम उस स्पेसिफिक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपको आपकी पोजीशन किस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। सबसे पहले एक फ्रेमवर्क को समझ ले जिसके अंदर की लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, ये जो दो टर्म्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। और इस फ्रेमवर्क के अंदर ही उसके बाद हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे। तो सबसे पहले, जब मैं लिक्विडिटी ये शब्द बोलता हूं, ये टर्म जब मैं बोलता हूं, तो हो सकता है काफी लोगों को इसका मीनिंग समझ में ना आए और ऐसा लगे कि ये बहुत ही एक हैवी या भारी सा एक टेक्निकल टर्म है, एक फाइनेंशियल टर्म है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको ये सारे के सारे टर्म्स बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके सारे कंसेप्ट्स, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, जीडीपी और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द आरबीआई एंड फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें विदाउट फॉरवर्डिंग। तो सबसे पहले लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर मैं समझाऊं तो लिक्विडिटी यानी वो कैश होता है आपके पास या वो पैसा होता है आपके पास जिसको कि आप स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई चीज खरीद सकते हैं या किसी और को लेंड कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर आपके जेब में 10 रुपए का एक नोट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी लिक्विडिटी उस समय में 10 रुपए की है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया। अगर आप घर से 500 रुपए लेकर निकल रहे हैं और उन 500 रुपए से आप कोई चीज खरीद सकते हैं या फिर वो 500 रुपए किसी को दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 500 रुपए की लिक्विडिटी है। मतलब आपके जेब में आप 500 रुपए की लिक्विडिटी लेकर घूम रहे हैं। इसी तरह जो बैंक्स होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है, उनके पास में भी कुछ पैसा होता है, उनके जेब में भी ऐसा ही कुछ पैसा होता है, ऐसे ही कुछ नोट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश हो गया या फिर कोई भी एसेट हो गया जो कि लिक्विड है, मतलब वो रेडीली अवेलेबल है और जिससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं और कंजम्पशन कर सकते हैं। कोई दूसरी चीज का कोई भी चीज खरीद सकते हैं या फिर किसी और को वो पैसे आप ब्याज के ऊपर दे सकते हैं। ये सारे के सारे इस तरह के जो फंड्स होते हैं, ऐसा पैसा होता है, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है, यानी लिक्विड फंड्स कहा जाता है। अब समझते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन यानी फ्रेंड्स, जैसे कि
सरल भाषा में हम कहते हैं महंगाई। महंगाई को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब महंगाई बढ़ गई है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी पहले, वो अभी 100 रुपए में ना मिलके आपको 101, 102 या 105 या 100 के ऊपर कोई भी रेट के ऊपर मिल रही है। इसका मतलब होता है कि वो चीज जो है वो महंगी हो गई है। अब वो चीज जो है वो महंगी क्यों होती है? सबसे पहले आप ये इस चीज को समझे। वो चीज जो है वो महंगी इसलिए होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो व्यक्ति उस चीज को बेच रहा है वो अपने सेलिंग प्राइस यानी वो अपने दाम जो है वो बढ़ा देता है। अब वो व्यक्ति अपने दाम बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं बढ़ाएगा। ऐसे ही अगर न्यूज फैल रही है मार्केट में कि महंगाई बढ़ रही है तो भी नहीं बढ़ाएगा। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसके तहत कि दुकानदार जो है, जो भी शॉपकीपर्स है, जो भी शॉप ओनर्स है, वो अपने दुकान में जो अवेलेबल माल है, जो भी आइटम्स वो सेल करते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो वो क्यों बढ़ाते हैं उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। मान लीजिए अगर आपकी एक कोई मोबाइल फोन्स का अगर आपका कोई स्टोर है जिसमें कि आप लोगों को मोबाइल फोन्स बेचते हैं। अब मान लीजिए आपकी दुकान में एक हफ्ते पहले तक कुछ दिन में 100 कस्टमर्स आते थे और आप उनको मोबाइल फोन बेचते थे, लेकिन अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि आपकी दुकान में 100 की जगह 150 कस्टमर्स आने लगे हैं और कुछ दिनों के बाद शायद आपके दुकान में 200 कस्टमर्स आ रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे? जो मोबाइल फोन आप 10,000 रुपए में बेच रहे थे, क्या तभी भी आप 10,000 रुपए में बेचोगे? नहीं। आप यह सोचोगे कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ने का तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स हैव डबल्ड। पहले जो 100 कस्टमर्स आते थे अभी 200 कस्टमर्स आने लगे हैं। तो क्यों ना मैं 10,000 का मोबाइल जो है वो 12,000 में बेचना चालू करूं या 11,000 में बेचना चालू करूं, सो दैट मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि प्राइस बढ़ाने से मेरे जो कस्टमर्स है वो कम नहीं होने वाले, ये आप जान लेते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं कि आप उस आइटम का यानी उस मोबाइल फोन का 10,000 से लेकर के प्राइस बढ़ा देते हैं। कुछ 10,500 कर देते हैं या 11,000 कर देते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं, उनको तो मोबाइल फोन्स खरीदना ही है उस समय में। तो आप ये नोटिस करते हैं कि डिमांड जो है मोबाइल फोन्स की वो बढ़ गई है और आप उसका फायदा लेते हैं और आप अपने प्राइसेस को इन्फ्लेट कर देते हैं। तो इससे आप ये चीज समझ ले अच्छे से कि जब डिमांड बढ़ती है कोई भी चीज की, जब लोग लिक्विडिटी अपने पास लेके आते हैं। अब जो मोबाइल फोन खरीदने के लिए आ रहा है आपके शॉप में, वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है? अपने साथ वो कैश लेके आ रहा है, अपने साथ वो पैसे लेके आ रहा है, मतलब अपने साथ में वो लिक्विडिटी लेकर आ रहा है। मतलब जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में, जितना ज्यादा पैसा रहेगा लोगों के पास में, उतना वो ज्यादा आएंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए या बाकी आइटम्स भी खरीदने के लिए। मतलब द मोर द लिक्विडिटी, द मोर द डिमांड, एंड मोर द डिमांड मोर द प्राइसेस, एंड दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा प्राइस होगा, जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा, जितना ज्यादा डिमांड होगा, उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ेगा और वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की तरफ मार्केट को लेकर जाएगा। ये एक लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन का हमने रिलेशन समझ लिया। फिर से एक बार दोहराता हूं फ्रेंड्स, जितना ज्यादा लिक्विडिटी मतलब जितना ज्यादा जेब में पैसा रहेगा उतना ज्यादा लोग खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ेगी, क्योंकि सेलर को अपना मुनाफा बढ़ाना है, इसलिए वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा। वो जो चीज 100 में बेचता था वो 120, 110, 105 में बेचना चालू कर देगा। उसके वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल कंसेप्ट आप याद रखिए। और इस फ्रेमवर्क के अंदर अब हम बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया में या वर्ल्ड में, इसमें एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, यानी एक सेंट्रल बैंक होती है हर एक कंट्री में, और साथ में जो बाकी की बैंक्स होती है वो तो अपना काम करती है, और जो कस्टमर्स होते हैं जैसे आप और मैं बैंक्स के कस्टमर है, साथ ही में जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो भी जो है वो बैंक्स के कस्टमर्स है। तो ये हम लोग और जो इंडस्ट्रीज है वो बैंक के कस्टमर्स है, और आरबीआई जो है वो बैंक्स को गवर्न करती है। अब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। रेपो रेट यानी ये वो रेट होता है जिस रेट से बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेती है। मतलब ये जो बैंक्स है जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक, सारी जो बैंक्स है ये कुछ पैसा उधार लेती है आरबीआई बैंक से, और इस उधार के बदले में बैंक जो है ये आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करती है, ब्याज पे करती है, क्योंकि आरबीआई
फ्री में तो अपने पैसे देगा नहीं बैंकों को रखने के लिए अपने पास और अपना ग्रोथ करने के लिए, वो उस पैसे के बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट यानी ये जो ब्याज जो आरबीआई चार्ज करती है बाकी सारी बैंक्स को, इसको कहते हैं रेपो रेट। अब समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये रेपो रेट का उल्टा है। मतलब रेपो रेट में आरबीआई पैसे देता है बैंकों को, तो रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स पैसा देती है आरबीआई को। बैंक्स अपने पास में जो भी एक्स्ट्रा फंड्स है, जो भी एक्स्ट्रा पैसे उनके पास जमा होते हैं, और अगर उनके पास में कोई और बायर्स, कोई और उनके कस्टमर्स नहीं है पैसा लेने वाले, तो वो आरबीआई के पास में रख देती है वो पैसा, और इसके बदले में आरबीआई बैंक्स को जो है वो एक ब्याज देता है, वो एक इंटरेस्ट देता है, और इस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट यानी जब आरबीआई बैंक्स को चार्ज करेगी जिस रेट से, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। यानी बैंक्स को मान लीजिए अगर उनका जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बढ़ाना है, या उनको ज्यादा लोन देना है कस्टमर्स को और इंडस्ट्रीज को, अगर उनको बहुत ज्यादा लोन लेना है और उनके पास पैसा नहीं है तो वो आरबीआई से बोरो करती है। उनको एसएलआर और सीआरआर, ये जो फैक्टर्स है जिसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, ये इस मेंटेन करने के लिए, यानी सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए भी बैंक्स को जो है वो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। कभी कभी उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है, उसके बदले में उनको रेपो रेट देना पड़ता है, यानी रेपो रेट के हिसाब से वो पैसे उनको वापस करना पड़ता है। अब ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों कि जब बैंक इनसे लोन लेती है तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं ले सकते, इनको सिक्योर्ड लोन्स लेना पड़ता है। जो लोन ये लोग ले रहे हैं, जो लोन्स बैंक ले रही है, उसके बदले में इनको कोलैटरल देना पड़ता है आरबीआई को। कोलैटरल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बाकी कोई भी सिक्योरिटीज के फॉर्म में वो रह सकता है। तो जब बैंक्स कोलैटरल देगी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को, तभी ही आरबीआई इनको पैसा देगा, और जब ये ब्याज चुका देंगे उस समय वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को वापस मिल जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, इसको आप 3-4 बार सोचिए इसके बारे में, और फिर ये जो चीज है ये एक माइंड में आपके फिक्स हो जाएगी, सो दैट इसके बाद आप जब भी न्यूज में या कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट में ये फिगर्स पढ़े रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली पता हो जाए कि एग्जैक्टली रेपो रेट घटना या रेपो रेट बढ़ना यानी एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है, ये आपको उसकी आइडिया आ जाएगी। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट से जो बैंक्स है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है, जिस ब्याज पे पैसा बोरो करती है उसको कहा जाता है रेपो रेट। और जिस ब्याज दर पर आरबीआई के पास ये जो बैंक्स है ये पैसा रखती है और बैंक्स को जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, यानी आरआरआर भी उसको कहा जाता है। अब इस फ्रेमवर्क से हम आगे बढ़ते हैं और यह बात समझते हैं कि कैसे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है इसको कम या ज्यादा करके यानी मैनिपुलेट करके आरबीआई जो है वो मार्केट में चल रहे इन्फ्लेशन और मार्केट में चल रहे ग्रोथ को मॉनिटर करती है और उसको गवर्न करती है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि हमने लिक्विडिटी की बात की, तो लिक्विडिटी जो है वो आम कस्टमर्स के पास या ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इनके पास में लिक्विडिटी कहां से आएगी? लिक्विडिटी यानी बहुत सारा पैसा कहां से आएगा? बहुत सारा पैसा इनके पास तभी आएगा जब ये लोन्स लेंगे बैंक की तरफ से। अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसे की जरूरत है, मतलब मुझे लिक्विडिटी चाहिए है, मान लीजिए मुझे घर लेना खरीदना है या फिर मेरा खुद का घर बनाना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बैंक से लोन लूंगा और तब मेरे पास लिक्विडिटी आएगी और तब मैं स्पेंड करूंगा। अगर मुझे घर बनाना है तो मैं सीमेंट खरीदूंगा, मैं पेंट्स खरीदूंगा, मैं लैंड खरीदूंगा और बाकी सब लोगों को पेमेंट्स करूंगा। तो ये जो लिक्विडिटी मेरे पास आएगी उससे मैं कंजम्पशन करूंगा और मैं बाकी लोगों को पैसा दूंगा। ये लिक्विडिटी मेरे पास कहां से आएगी फ्रेंड्स? ये लिक्विडिटी आएगी मेरे पास जब मैं बैंक में जाकर के लोन लूंगा। तो जब बैंक्स लोन रिलीज करती है मार्केट में, तब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ना यानी हमने जैसे कि बात की, लिक्विडिटी बढ़ना यानी प्राइस बढ़ना, प्राइसेस बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ती है और प्राइस डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है। अब जब बहुत सारा पैसा इन लोगों के पास आ जाता है, जब बैंक से वो बहुत सारा लोन ले लेते हैं, तो महंगाई बढ़ सकती है, जैसे कि हमने अभी बात की। अब आरबीआई देख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है,
इन लोगों के पास में और इंस्टीट्यूशंस के पास में जो है वो बहुत सारा पैसा जा रहा है, यहां से लोग बोरो कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई यहां से जो लोग पैसा बोरो कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा, सो दैट इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। महंगाई जो है उसको कम अगर करना है तो आरबीआई सोचेगा कि यहां से लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो ना कर पाए। वो ये कैसे करेगा, वो ये ऐसे करेगा कि ये जो लोग लोन ले रहे हैं इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा। तो ये सारे के सारे लोग जो कि और लोन लेना चाहते हैं बैंकों से, वो सोचेंगे कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं, तो हमें ये लोन नहीं लेना चाहिए, हमें हमारे पास जितने पैसे है उसी से गुजारा करना चाहिए, कोई नया खर्चा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो लोन्स लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे इन बैंकों से। तो यहां पर जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम हो जाएगी यानी मान लीजिए अगर मेरे पास लिक्विडिटी कम होगी, मेरे पास पैसे कम हो गए, तो मैं मार्केट में कम जाऊंगा, मैं कम परचेजिंग करूंगा, मैं ज्यादा चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा। इससे डिमांड जो है चीजों की वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जो सेलर जो है वो सेलर सोचेगा कि अभी ज्यादा लोग मेरे दुकान पर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो प्राइसेस भी कंट्रोल में रखेगा। हो सकता है प्राइसेस थोड़ा सा गिरा दे और वही चांस मिलता है इकोनॉमी को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो इस वजह से हाँ, तो आरबीआई जो है वो ये जो लेंडिंग ऑफ मनी है यानी जो लोन लेने की प्रक्रिया है बैंक से, इसको कम कैसे करेगा, वो क्या करेगा, वो अपना रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देगा। रेपो रेट यानी वो रेट जिस रेट से बैंकों को पैसा मिल रहा है। अब क्या होगा, ये जो बैंक है इसको जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से वो हायर रेट पे मिल रहा है क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है। अब ये हायर रेट पे अगर मिल रहा है इसको पैसा, तो मान लीजिए अगर 9% में, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए अगर 9% में इसको पैसा मिल रहा है आरबीआई की तरफ से, तो ये 8.5% में तो यहां पर नहीं बांट सकता। इसको अगर 9 में मिल रहा है तो इसको 9.5 9.25 में ही बांटना पड़ेगा, तो ही तो ये प्रॉफिट में रहेगा। अगर ये 9 में ले रहा है और 8.5 में देगा पूरे बाकी के जो आम कस्टमर्स हैं उनको, तो बैंक का घाटा हो जाएगा। इसलिए जब आरबीआई रेट्स बढ़ा देगी तो इसको भी यहां पर रेट्स इक्विवेलेंटली बढ़ाना पड़ेगा। जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो ये सारे लोग जो है वो लोन्स लेना कम कर देंगे, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर ग्रोथ नहीं हो रही है यानी जीडीपी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, और अगर हम जब भी बात करते हैं कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब कि लोग जो है वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं चीजों का, मतलब ग्रोथ जो है, मतलब इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अगर कम हो रही है, तो ग्रोथ कम कब होगी, ग्रोथ तब कम होगी दोस्तों जब हम कंजम्पशन कम करेंगे। इसका बेहतरीन एग्जांपल जो है वो करंट सिचुएशन है। कोरोना आउटब्रेक के दौरान, कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान हम सब घरों के अंदर लॉकडाउन में हैं, हम कोई भी चीज नहीं खरीद रहे हैं, मतलब हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ना ही सीमेंट्स खरीद रहे हैं, ना ही हम पेंट्स खरीद रहे हैं, ना ही हम सिर्फ खाने पीने के चीजों को अगर हम छोड़ दे तो उसके अलावा कोई भी चीजों का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, लोग फॉरेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और एफएमसीजी जो एक क्षेत्र है और फार्मा जो एक क्षेत्र है, इसके अलावा कोई भी चीजों का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। जब हम चीजें खरीदेंगे ही नहीं तो जो सेलर्स है जो बेच रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं सीमेंट नहीं खरीदूंगा तो जो सेलर है सीमेंट बेचने वाला जो सेलर है वो अपने प्राइसेस कम करने पर मजबूर हो जाएगा। रिसेंट में अगर आपने एक न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका में ईंधन यानी क्रूड बाय करने के ऊपर में आपको पैसे मिल रहे थे, मतलब आप क्रूड भी ले लें और साथ में पैसे भी ले लें, ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही थी जो कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में था क्रूड ऑयल का। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है उस समय रेट्स भी जो है, प्राइसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन कंजम्पशन फिर भी नहीं होता क्योंकि लोग जो है वो अपना पैसा इकट्ठा कर रखना चाहते हैं, सेविंग्स में रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। ये यूजुअली होता है जब बड़े इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन्स आते हैं, जैसे कि 2008 में भी हुआ था, लोगों ने अपने कंजम्पशंस बहुत कम कर दिए थे। इवन 1929 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में लोगों ने अपने अपने पैसे जो है वो सारे सेविंग्स में रखना शुरू किए थे और उन्होंने एक्सपेंडिचर बहुत ही कम कर दिया था। कंजम्पशन जो है वो बहुत ही कम हो गया था, डिमांड सप्लाई की जो चेन है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी और उसके वजह से एक लंबा इकोनॉमिक स्लो डाउन चला। तो यहां पर हम बात ये कर रहे हैं कि जब स्लो डाउन आता है, जब ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी की कम हो जाती है, जैसे कि 2008 में हुआ, जैसे कि अभी कोविड-19 के समय में भी हुआ, तो ऐसे समय में जबकि ग्रोथ काफी कम हो गई है
और लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है, उसके कोई भी रीजन हो सकता है, उस समय हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि मेरे पास में पैसा अगर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मुझे इस बात का भी डर लग रहा है कि आज अगर जो पैसा मेरे पास है वो भी मैं अगर स्पेंड कर दूं तो हो सकता है कल मेरे पास में पैसा ना रहे, तो इसके चलते मैं मेरे पैसे को अपने पास में पकड़ कर रखूं, मैं उसको स्पेंड ना करूं। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मेरे पास में वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जिसको कि मैं जाकर के बाहर कुछ खरीदूं और बाहर किसी को दूं या फिर कंजम्पशन करूं। वो पैसा नहीं होना यानी मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होना, ऐसे कहा जा सकता है। तो इस समय में क्या होता है कि यहां पर जो पैसा है वो कहीं पर भी स्पेंड नहीं होता है, लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में कम हो जाती है। सारी के सारे इंडस्ट्रीज जो है उनके पास में भी लिक्विडिटी नहीं रहती, क्योंकि लोग उनसे परचेज नहीं करते हैं कोई भी माल, तो उनके पास में पैसा नहीं जाता है और उनका सारा पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो जाता है, तो उनके पास भी लिक्विडिटी क्रंच रहता है। तो उस समय में क्या करना है, सिस्टम में पैसा घूमना चाहिए, ये सोच के आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है वो अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को कम कर देता है। अब रेपो रेट कम करने से क्या होगा ये हम सबसे पहले समझते हैं। रेपो रेट कम करना यानी बैंक ने जो पैसा लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उस रेट को कम कर देना। अब अगर वो रेट कम हो जाएगा तो बैंक जो है वो आरबीआई से ज्यादा पैसा लेगी, क्योंकि कम ब्याज में पैसा मिल रहा है बैंकों को, तो वो कम ब्याज में बहुत सारा पैसा लेने की कोशिश करेगी। हो सकता है बाद में रेपो रेट बढ़ जाए तो हो सकता है उनको उतना पैसा ना मिले बाद में, इसलिए वो मैक्सिमम पैसा यहां से बोरो करेगी आरबीआई से। अब जबकि बहुत सारा पैसा यहां पर बोरो करेगी और रेपो रेट्स भी कम है, तो एक कम रेट में यहां पर कंज्यूमर्स को भी लोन्स मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर इसको कम रेट में, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल पकड़ रहे हैं कि मान लीजिए 7% में लोन मिल रहा है, तो कुछ 7.25% में ही यहां पर बांटना चालू कर देगी बैंक, जो कि पहले 8% था या फिर 9% था। अभी अगर कम रेट में, फ्रेंड्स हम यहां पर सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि आज के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से बिल्कुल मैच नहीं करता है। मैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो आज की सिचुएशन में है वो आपको फिगर्स बाद में बताऊंगा। तो ये जो ब्रांच है अपने इकोनॉमी की, यहां पर पैसा फ्लो होना चालू हो जाएगा, लोग मैक्सिमम लोन्स लेना चालू कर देंगे और फिर उससे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को लिक्विडिटी मिलती जाएगी और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग भी बाद में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से पैसा जो है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम में फ्लो होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा और इसको कहेंगे कि इकोनॉमी जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है मार्केट में, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है। शेयर मार्केट ऐसे सिचुएशन में जो नीचे था वो भी एक अपवर्ड ट्रेंड यूजुअली दिखाता है जब कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो थियरीज है, इस थियरी को यूज करके आरबीआई गवर्न करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को। यहां पर हम फिर से समझेंगे कि रेपो रेट जब बढ़ता है, रेपो रेट जब बढ़ेगा मतलब बैंकों को एक हायर इंटरेस्ट के ऊपर में लोन मिलेगा आरबीआई से। तो जब हायर इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो जो कस्टमर्स को भी लोन मिल रहा है बैंकों से वो भी बढ़ जाएगा। जैसे मुझे अगर लोन लेना है तो वो भी बढ़ जाएगा, मुझे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना है तो उसकी भी रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो आरबीआई से लोन मिल रहा है उसके रेट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए वो मुझे भी रेट्स बढ़ा कर देगा। उसके वजह से मैं लोन कम लूंगा, उसके वजह से मेरे पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, लिक्विडिटी मेरी कम हो जाएगी, उसके वजह से मैं ज्यादा दुकानों में जाकर चीजें नहीं खरीदूंगा, बहुत सारी चीजों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और डिमांड जब कम हो जाएगी तो दुकानदार जो है, जो सेलर जो है वो अपने प्राइसेस कम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो प्राइसेस कम होना यानी इन्फ्लेशन कम हो जाना यानी महंगाई कम होना, इसलिए रेपो रेट जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये इस चार्ट से आपको दिखता है। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कोई भी बैंक जो है उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से वो बढ़ जाएगा। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चालू हो चुका है तो वो फिर क्यों मुझे लोन देगा,
वो मुझे क्यों लोन देगा एक हायर रेट के ऊपर में, और अगर हायर रेट है तो मैं उसको परचेज भी क्यों, मैं उस लोन को भी क्यों लूंगा, मैं वो लोन नहीं लूंगा जबकि मुझे हायर रेट पे मिल रहा है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक जो है वो जब रिवर्स रेपो रेट हाई हो जाएगा तो वो आरबीआई को ही पैसा देगा, सो दैट उसको मैक्सिमम की इंटरेस्ट वहां से मिले। उसकी वजह से फिर से मेरे पास में कम पैसे रहेंगे, मेरे पास कम पैसे रहेंगे तो मैं एक्सपेंडिचर कम करूंगा, मैं मार्केट में कम जाऊंगा, मैं चीजें कम खरीदूंगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगी और उसके चलते प्राइसेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो दुकानदार है, जो सेलर्स है, उनको कम डिमांड के चलते प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ये बार बार हम इन चीजों को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आप इसको 3-4 बार एक बार अपने मन में रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। वैसे ही अगर हम बात करें कि जब रेपो रेट कम हो जाता है, जब रेपो रेट कम हो जाता है उस समय बैंकों को बहुत ही कम रेट्स में ब्याज मिलता है आरबीआई की तरफ से, और वही कम रेट्स कस्टमर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं जो कि बैंक से उनको मिलता है। तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा लोन्स लेते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है और फिर ग्रोथ भी बढ़ जाता है। यानी अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी में तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसको सबसे पहले रेपो रेट्स को कम करना चाहिए। रेपो रेट कम होगा तो ग्रोथ अपने आप बढ़ रहा है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बहुत रहेगा, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ग्रोथ भी होगी। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट को अगर कम करती है आरबीआई तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को अगर कम किया जाएगा तो जो पैसा बैंक्स जो पैसा आरबीआई के पास में रखता है उस पैसे के ऊपर में बैंक्स को कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर बैंक आरबीआई के पास पैसा क्यों रखेगा जबकि उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मार्केट के लिए खोल देगा, वो लोगों के लिए खोल देगा और कम रेट्स में लोगों को वही पैसा देगा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इसलिए रिवर्स रेपो रेट जब कम होगा तो बैंक्स ज्यादा पैसा देगी, ज्यादा लोन देगी लोगों को, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा मार्केट में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगा और सारी की सारी कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अब आप सोचें कि जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे आरबीआई ने, जो कि 27 मार्च को पहला किया था, 17 अप्रैल को दूसरा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था अभी कोरोना वायरस के टाइम पर, तो उस केस में, दोनों केसेस में आरबीआई ने क्या किया था ये हम समझेंगे। जो हमें कमेंट आया था जिसके ऊपर की हम ये वीडियो बना रहे हैं उसमें ये भी एक क्वेरी थी हमारे व्यूअर की कि जो रिलीफ पैकेज 2 है उसको एक्सप्लेन किया जाए। हम यहां पर सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे जो कि रिलीफ पैकेज का एक हिस्सा था, बाकी बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, उसकी हम बातें नहीं करेंगे। यहां पर सिर्फ समझते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्या किया, 27 मार्च को क्या किया और फिर 17 अप्रैल को क्या किया। तो फ्रेंड्स 27 मार्च को जो है वो रेपो रेट गिराया गया था आरबीआई के तरफ से, 90 बेसिस पॉइंट से ये रेट जो है वो गिराया गया था और उसका जो रेपो रेट है अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग डे में दैट इज 4.4%। 90 बेसिस पॉइंट्स गिराने के बाद इट इज 4.4%। तो रिवर्स रेट गिराया आरबीआई ने और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से उसकी वजह से ग्रोथ आएगी और मार्केट की सिचुएशन जो है, जो कि मार्केट बहुत ही ज्यादा करेक्शन दिखा रहा था पिछले 1 महीने से, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़े। ये उम्मीद से आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट को कम किया है। उसके बाद में उनको फिर से नौबत आई कि 17 अप्रैल को वो फिर से रिवर्स रेपो रेट को फिर से कम करे। तो रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से फिर से कम कर दिया गया जो कि आज 3.75% के ऊपर में है। तो वो 25 बेसिस पॉइंट्स को फिर से कम कर दिया गया। उसके वजह से लिक्विडिटी बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा और ग्रोथ भी जो है वो हमको दिख रहा है कि ग्रोथ भी बढ़ा है, क्योंकि हालांकि ये एक एविडेंट फैक्टर नहीं होगा ये जज करने के लिए कि ग्रोथ बढ़ा है कि नहीं, लेकिन शेयर मार्केट जो है वो पिछले 1 हफ्ते से एक बहुत ही बुलिश रैली दिखा रहे हैं, बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो हो सकता है ये सारे जो डिसीजंस है आरबीआई के उसके वजह से ग्रोथ बढ़ी हो, उसके वजह से सेंसेक्स निफ्टी जो है उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये एक वे है जिस वे से आरबीआई ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान ये सारे जो चेंजेस करके एक ग्रोथ को एक पुश देने की कोशिश की है। 2008 में भी फ्रेंड्स यही हुआ था जबकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उस समय भी रेपो रेट जो है वो करीबन 4.75 तक गवर्नमेंट ने कम कर दिया था।
4.75 was the least the repo rate had seen in that time. Now it is 4.4. So usually जब भी मार्केट करेक्शन में होता है या मार्केट अच्छा नहीं करता है या हम कहते हैं कि इकोनॉमी एक स्लो डाउन में है, तो इस तरह के पुश आरबीआई देता है इकोनॉमी को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और कोई और आपका सुझाव होगा इस चैनल को लेकर तो वो भी डालें। अगर कोई टॉपिक सजेशंस आप देना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, आप वो भी सजेशंस अपने बॉक्स में जरूर डालें। और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। हर कोई इंडिया में ये जरूर जानना चाहेगा कि आरबीआई काम कैसा करता है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो कि हम हमेशा न्यूज चैनल्स में सुनते आते हैं कि कभी रेपो रेट बढ़ गया या रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है ये समझना हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो आप ये वीडियो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो कि इसको समझना चाहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इस चैनल पर हम काफी अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं। लर्न एंड अर्न जो सीरीज है, उस सीरीज के अंदर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना, इन्वेस्टिंग कैसे करना, इसके बारे में एजुकेशन देते रहते हैं। उसी के साथ ही हम स्टॉक्स और मार्केट का एक वीकली एनालिसिस करते हैं और स्पेसिफिक स्टॉक्स को भी चुनते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आपके कोई स्टॉक्स होंगे जिसका कि आप एनालिसिस चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या सही बाय या सही सेलिंग जोन होगा उस स्टॉक को लेकर, तो उस स्टॉक का नाम भी जरूर पोस्ट करें आपके नाम और शहर के नाम के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।